तो प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में हमने कवर कर लिया है कि दिल्ली सल्तनत किस सरकमस्टेंस में स्टैब्लिश हुई। तो दिल्ली सल्तनत का पहला एम्परर कौन बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद है इल्तुतमिश। ये सब हमने फर्स्ट वीडियोस में कवर कर लिया है ऑलरेडी। तो आइए पता करते हैं। तो ये इल्तुतमिश जो है, ये दिल्ली सल्तनत की जो पहली फैमिली है, जैसा कि हमने पहली वीडियोस में डिटेल में देखा कि जो दिल्ली सल्तनत है वो 1206 एडी में स्टार्ट हुआ और 1526 एडी में ये खत्म हो गया। तो इन 320 सालों में एक के बाद एक 5 डायनेस्टीज ने दिल्ली सल्तनत को कंट्रोल किया, यानी दिल्ली सल्तनत को का वो कह लो सर्वोसर्वा थे। तो जो पहली डायनेस्टी थी उसको कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला एम्परर था। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद क्या हुआ, ये हमने पहली वीडियो में कवर किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद थोड़े दिनों के लिए एक कमजोर आदमी आराम शाह को एम्परर बना दिया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला एम्परर था, इसीलिए आराम शाह जो है सेकेंड एम्परर था। और ये सब के सब स्लेव डायनेस्टी से ही आते थे। तो आराम शाह को हरा के जो तीसरा आदमी सुल्तान बना था वो था इल्तुतमिश। तो ये इस वीडियो में हम इल्तुतमिश की कहानी डिटेल में समझेंगे कि कौन था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश भी एक स्लेव ही था जिसको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बचपन में खरीदा था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का खुद का कोई बेटा नहीं था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी तो एक स्लेव ही था ना। तो मोहम्मद गोरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था कौन? इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को जो है स्लेव ऑफ अ स्लेव कहा जाता है, यानी कि एक गुलाम का गुलाम था ये। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम है और ये उस गुलाम का खरीदा हुआ गुलाम है, तो इसीलिए ये गुलाम का भी गुलाम हुआ ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के खुद की कोई संतान नहीं थी, खुद का कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो इल्तुतमिश को अपने बेटे जैसा ही समझता था, बेटे जैसा ही पाल पोस के बड़ा करता था। तो स्लेव का मतलब क्या होता है? खाना बनाने वाला, झाड़ू पोछा लगाने वाला स्लेव नहीं। जब आप स्लेव खरीदते थे उस जमाने में तो उसको मिलिट्री में यूज करने के लिए खरीदते थे, मिलिट्री की ट्रेनिंग देते थे, उसको सारी तरह लड़ाइयां लड़ने का हुनर वगैरह सिखाते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत इंप्रेस हो गया इल्तुतमिश से और उसने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से कर दी। तो इल्तुतमिश अब जो है स्लेव तो था ही, लेकिन अब वो उसका दामाद भी बन गया ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बन गया। तो दामाद बनने के बाद तो हैसियत बढ़ जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को जो है बदायूं का गवर्नर बना दिया। बदायूं उत्तर प्रदेश में एक जगह है। तो एक तरह से ये बात कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्लियर कर दी थी कि मेरे बाद अगर कोई सुल्तान बनेगा तो इल्तुतमिश ही बनेगा। लेकिन क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब लाहौर में था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल लाहौर को बना रखा था, दिल्ली को नहीं। भले ही वो दिल्ली सल्तनत का एम्परर है, लेकिन नाम के लिए दिल्ली सल्तनत है। उसने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया था। तो लाहौर में ही जब कुतुबुद्दीन ऐबक था 1210 एडी में, तो घोड़े से गिर के, घोड़े पे बैठ के वो पोलो खेल रहा था, तो वहां पे उसकी डेथ हो गई लाहौर में। तो बनना तो था इल्तुतमिश को, क्योंकि सब जानते थे कि दामाद है इल्तुतमिश अपना और गवर्नर जैसी पोस्ट दे रखी है। तो लेकिन कोई ये थोड़ी ना जानता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाएगा एक्सीडेंटली। तो ये जो दामाद भाई साहब हैं ये तो बदायूं में है, जबकि ये सारा मामला चल रहा है लाहौर में, डेथ हुई है लाहौर में। तो ये लाहौर पहुंचता उसके पहले ही किसी और को लाहौर में राजा बना दिया गया था। तो आराम शाह नाम के एक कमजोर व्यक्ति को इसका कुतुबुद्दीन ऐबक से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की खुद की कोई औलाद थी नहीं, खुद का कोई बेटा था नहीं। तो ये आराम शाह कौन है कोई नहीं जानता है। इसी आराम शाह को लाहौर में जो टर्किश ऑफिसर्स थे उन लोगों ने उसको गद्दी पे बिठा दिया। ठीक। तो लेकिन बाकी जो थे सारे ऑफिसर्स लाहौर में तो ही नहीं थे ना, दिल्ली सल्तनत तो काफी लंबी चौड़ी सल्तनत थी। तो जो बाकी ऑफिसर्स थे वो तो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं थे ना। उनको तो ये बात समझ में आती थी कि ये गलत हो गया, बनना तो दामाद को चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दामाद को ही प्रिपेयर कर रहा था एम्परर बनाने के लिए, बट ये गलत हो गया, आराम शाह को बना दिया गया। तो आराम शाह सेकेंड एम्परर बन गया।
लेकिन ये तो कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ, उसकी किस्मत में नहीं लिखा था, लेकिन उसको जबरदस्ती बना दिया गया, तो ये सेकंड सुल्तान बन गया कुछ दिनों के लिए। तो बाकी जो टर्किश ऑफिसर्स थे, तो उन लोगों ने सोचा कि अब हमको इल्तुतमिश का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये तो बेकार आदमी है और ये तो लाहौर वाले ऑफिसर्स के कब्जे में है। तो बाकी सारे ऑफिसर्स ने इल्तुतमिश को कहा कि आप लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। ठीक, तो एक तो इल्तुतमिश हो गया, इल्तुतमिश अपना दामाद है। वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और दामाद था, जो उसका दूसरा दामाद था, वो था नसीरुद्दीन कबाचा। तो नसीरुद्दीन कबाचा कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद तो था ही साथ ये मोहम्मद गोरी का स्लेव भी था। तो मोहम्मद गोरी ने मरने से पहले ही नसीरुद्दीन कबाचा को सिंध और मुल्तान का इंचार्ज डिक्लेयर कर दिया था। जैसे मोहम्मद गोरी ऐबक को इंडिया वाला हिस्सा देके गया था ना मरने से पहले, वैसे ही नसीरुद्दीन कबाचा को भी उसने सिंध और मुल्तान वाला हिस्सा दे दिया था। अब ये संयोग की बात है या कह लो कि जो भी कहो, तो नसीरुद्दीन कबाचा जो है दामाद है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जैसे इल्तुतमिश दामाद है। तो ये जो दूसरा दामाद था नसीरुद्दीन कबाचा ऐबक का, इसने भी दिल्ली सल्तनत पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो ध्यान से सोचो, तो नसीरुद्दीन कबाचा और इल्तुतमिश के बीच में आपस में क्या रिलेशन है? जो इल्तुतमिश की पत्नी है और नसीरुद्दीन कबाचा की पत्नी है, दोनों बहनें हैं और दोनों ऐबक की बेटियां हैं। तो ये दोनों ब्रदर इन लॉ है। तो अब इल्तुतमिश को और परेशानी होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इल्तुतमिश राजा तो नहीं है, राजा तो आराम शाह को बना दिया गया, और तो ये नसीरुद्दीन कबाचा अटैक करेगा ना कि अरे ये दोनों तो आपस में ब्रदर्स हैं, ब्रदर इन लॉ है। तो नसीरुद्दीन कबाचा ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया दिल्ली सल्तनत पे। तो इल्तुतमिश क्या करता है, वो दिल्ली की तरफ बढ़ता है और दिल्ली में वो लड़ाई लड़ता है आराम शाह से। तो आराम शाह को बुरी तरीके से हरा देता है। उसके बाद आराम शाह का क्या हुआ, हिस्टोरियंस इस बात पे क्लियर नहीं है। तो आराम शाह कुछ ही दिनों का सुल्तान था, वो इल्तुतमिश से हार के भाग जाता है और इस तरह से इल्तुतमिश को उसकी गद्दी मिल जाती है। बनना तो उसी को था, लेकिन यहां तो कॉन्स्पिरेसी हो गई थी। तो इस तरह से इल्तुतमिश जो है तीसरा सुल्तान बन जाता है, क्योंकि दूसरा सुल्तान तो ऑलरेडी आराम शाह बन ही चुका था। तो तीसरा सुल्तान ये बन जाता है जून 1211 AD में। तो अब इल्तुतमिश के बारे में हम कुछ चीजें समझ लें। तो इस तरह से ये थर्ड रूलर कहलाएगा ना स्लेव डायनेस्टी का। पहला है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन के बाद पता नहीं कहां से आराम शाह आ गया, और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, जो कि लेजिटिमेट है, इल्तुतमिश दामाद है कुतुबुद्दीन का। तो ये तीसरा सुल्तान बन गया। अब इसने सबसे बड़ा काम क्या किया कि इसने कैपिटल को लाहौर से शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया। जो इसके ससुर जी थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने तो अपना कैपिटल लाहौर को ही चूज कर लिया था ना। तो अब जो है दिल्ली सल्तनत का कैपिटल पहली बार वापस दिल्ली लौट के आ रहा है। और इल्तुतमिश को इस बात की भी क्रेडिट दी जाती है कि उसने दिल्ली को बहुत खूबसूरत बनाया, काफी सारी बिल्डिंग्स बनाई, क्योंकि इसके पहले तो सारा ध्यान लाहौर पे था, लेकिन अब जाके दिल्ली जो है वो कैपिटल बन गई है। तो क्रेडिट इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। इल्तुतमिश के बारे में एक और चीज आपको याद रखनी होगी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने कि बेल ऑफ जस्टिस लगाई थी। अब ये बेल ऑफ जस्टिस क्या होती है? तो जैसे राजा का महल होता है, तो राजा क्या करते थे कि अपने महल के बाहर एक घंटी लगवा देते थे, जिसको कि कोई भी कॉमन आदमी बजा सकता था घंटी। तो अगर आप घंटी बजाओगे तो राजा को आवाज सुनाई देगी, तो राजा बोलेगा कि उस आदमी को अंदर ले आओ। तो एक तरह से आप अपनी बात राजा तक पहुंचा सकते हो। घंटी बजाओगे तो आप राजा को एक तरह से, आज हम फोन करते हैं तो उस वक्त आप घंटी बजाओगे तो राजा समझ जाएगा कि कोई मुझसे मिलना चाहता है, किसी को मुझसे इंसाफ चाहिए होगा। तो बाद में यही बेल ऑफ जस्टिस जब हम आगे पढ़ेंगे तो मुगल डायनेस्टी में भी एक ऐसा रूलर हुआ है जिसने ये जस्टिस लगवाई थी। उसका नाम है जहांगीर, उसको बोलते थे जहांगीर का घंटा। तो ये पहला जो ऐसा काम किया किसी ने, वो इल्तुतमिश था, जहांगीर नहीं था। तो अब क्या है, इल्तुतमिश बहुत मुश्किल से राजा बना है, आराम शाह को राजा बना दिया गया था जबरदस्ती का। तो इल्तुतमिश को जो है राजा बनने में काफी अपोजिशन का सामना करना पड़ा। कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ नोवेल्स ऐसे भी थे, यानी कि दरबारी
ऑफिसर्स ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश राजा बने। तो इल्तुतमिश ने सोचा कि आगे चल के भी मेरे खिलाफ साजिश हो सकती है, मुझे गद्दी से हटाने की कोशिश हो सकती है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, सोचा कि मैं एक ग्रुप बनाता हूं, उस ग्रुप को सबसे ज्यादा ताकतवर बना दूंगा मैं। तो उस ग्रुप में सिर्फ मेरे लॉयल लोग रहेंगे, जिन पे मैं आंख मूंद के भरोसा कर सकता हूं, जिनको मैं चुनूं वही एक ग्रुप बनाऊंगा, और उसी ग्रुप में से मिनिस्टर्स चुनूंगा, उसी ग्रुप में से मिलिट्री कमांडर चुनूंगा, यानी बाकी किसी पे भरोसा नहीं करूंगा मैं। यानी इसी 40 लोगों की मदद से मैं सरकार चलाऊंगा, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बनाऊंगा। तो इसी जो 40 लोगों का ग्रुप बनाया, इसको नाम दिया गया तुर्काने चहलगानी। चहलगानी का मतलब होता है, चहल का मतलब होता है 40, तुर्कान का मतलब होता है जो टर्किश ओरिजिन का हो, क्योंकि ये जो दिल्ली सल्तनत की पहली फैमिली है, ये टर्किश ओरिजिन की है, इनके अंदर टर्किश खून था। तो इस जो 40 का ग्रुप था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको बनाया किसने था, तो बनाया था इल्तुतमिश ने, और इसका नाम क्या दिया, तो तुर्काने चहलगानी। तो तुर्काने चहलगानी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि 40 तुर्कों का समूह, 40 टर्क पीपल का ग्रुप। तो ये जो 40 लोग थे जिसपे कि इल्तुतमिश आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। तो क्यों कर सकता था आंख बंद करके भरोसा, क्योंकि ये इल्तुतमिश के ही खरीदे हुए स्लेव्स थे। ये जो 40 लोग थे, ये कोई बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं थे, ये स्लेव्स वगैरह हुआ करते थे जिनको कि इल्तुतमिश ने खरीदा था। तो स्लेव है तो हमेशा तो इल्तुतमिश के जूतों के नीचे ही रहेंगे ना, उसके कदमों के नीचे ही दबे रहेंगे। तो इसीलिए इसने इन्हीं स्लेव्स की मदद से 40 लोगों का ग्रुप बनाया, क्योंकि इसको लगता था कि स्लेव्स हैं मेरे, ये क्या मेरे खिलाफ कोई रिवॉल्ट करेंगे। ठीक, तो अब क्या है, अब समझने वाली बात यह है कि ये 40 का ग्रुप बनाने के पीछे मकसद क्या था, कि ये 40 लोग जो है एकदम लॉयल हैं, कभी मेरे खिलाफ नहीं आएंगे। तो इल्तुतमिश को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बहुत बाद इन्हीं 40 के ग्रुप में, ये 40 का जो ग्रुप बनाया था इल्तुतमिश ने, जो ओरिजिनल ग्रुप था 40 लोगों का, उसी ओरिजिनल ग्रुप में एक आदमी बहुत ताकतवर हो गया, उसका नाम था बलबन। तो ये 40 का ग्रुप तो सारा का सारा स्लेव से बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि बलबन जो है वो इल्तुतमिश का स्लेव था। धीरे धीरे उसने ताकत गेन करनी स्टार्ट कर दी, और इतनी ताकत गेन कर ली कि 1266 एडी में वो दिल्ली सल्तनत का एम्परर बन गया, बलबन। तो बलबन जब एम्परर बन गया तो उसको लगा कि जैसे मैं बदमाशी करके एम्परर बन गया हूं, मैं तो टरकाने चहलगानी का एक पार्ट था, तो मेरा काम था एम्परर की तरफ लॉयल रहना, लेकिन मैंने तो खुद ही को एम्परर बना दिया, तो कल को मेरे जैसा कोई और भी कर सकता है। तो बलबन ने सोचा कि मैं इसी, ना रहेगा बांस, ना रहेगी, ना बजेगी बांसुरी, तो मैं तरकाने चहलगानी को ही खत्म कर देता हूं, ताकि कल को कोई मेरे जैसा खड़ा ना हो जाए तरकाने चहलगानी से, कि मेरे ही खिलाफ कोई निकल के सामने ना आ जाए। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरकाने चहलगानी को स्टार्ट किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया। उसको खत्म किसने किया, तो बलबन ने किया। तो देखो, इल्तुतमिश राजा तो बन गया है, लेकिन राजा बनने के बाद सब कुछ बिल्कुल आसान हो उसके लिए ऐसा नहीं है। तो इल्तुतमिश को काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो 4 मेजर चैलेंजेस उसके सामने आए, वो चारों चैलेंज हम देखेंगे। तो इन्हीं चारों चैलेंजेस को पूरा करते करते ही इल्तुतमिश का पूरा जीवन बीत गया। तो देखते हैं चारों चैलेंजेस। तो पहली चैलेंज जो इल्तुतमिश के सामने आई राजा बनने के बाद, वो थी ताजुद्दीन यल्दौज के द्वारा। तो ताजुद्दीन यल्दौज कौन था, तो ये मोहम्मद गोरी का स्लेव था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था, तो वैसे ही ताजुद्दीन यल्दौज जो है मोहम्मद गोरी का स्लेव था, और साथ ही साथ ये कुतुबुद्दीन ऐबक का फादर इन लॉ भी था। यानी ये इल्तुतमिश के फादर इन लॉ का फादर इन लॉ है। इल्तुतमिश के ससुर कौन है, तो इल्तुतमिश के फादर इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का फादर इन लॉ था ताजुद्दीन यल्दौज। तो ताजुद्दीन यल्दौज ने काफी परेशान किया इल्तुतमिश को। ताजुद्दीन यल्दौज ने तो अपने दामाद को भी परेशान किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को भी काफी परेशान किया था, अब वो अपने दामाद के दामाद को भी परेशान कर रहा है। तो ताजुद्दीन यल्दौज ने मैसेज भिजवाया था इल्तुतमिश को कि तुम मुझे अपना राजा मान लो। तो शुरू में जो है
इल्तुतमिश क्योंकि नया नया राजा बना था तो वो काफी कमजोर था, उतना स्ट्रांग हुआ नहीं था, तो शुरू में उसने ताजुद्दीन यलदौज की बात मानी। वो नहीं चाहता था कि अभी मैं नया नया राजा बनाऊं, अभी इससे लड़ाई लड़ूं। तो पहले ये काफी गिफ्ट्स वगैरह भिजवाता था और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैं आपके अंडर काम करूंगा, मैं आपके जमींदार की तरफ बन के रहूंगा, और गिफ्ट्स वगैरह भिजवाए। लेकिन बहुत जल्द जो है इल्तुतमिश ने ताकत गेन कर ली और उसको लगा कि मैं क्यों ताजुद्दीन यलदौज के सामने डर के रहूं, और फिर उसने ताजुद्दीन यलदौज से लड़ाई लड़ी और फाइनली उसको 1216 में मार गिराया। ये सब हम डिटेल में देखेंगे, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि इल्तुतमिश को क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जो दूसरी प्रॉब्लम थी उसका नाम था नसीरुद्दीन कबाचा। तो नसीरुद्दीन कबाचा कौन था? तो ये भी मोहम्मद गोरी का स्लेव ही था, और स्लेव होने के साथ साथ ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। नसीरुद्दीन कबाचा भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, यानी इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन कबाचा आपस में ब्रदर इन लॉ, दोनों एक ही इंसान के दामाद हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद, इल्तुतमिश भी नसीरुद्दीन कबाचा भी। तो कबाचा को जो है मोहम्मद गोरी ने मुल्तान वाला एरिया दे रखा था। तो ये क्या करता है, ये मुल्तान से बार बार निकल के लाहौर पे अटैक कर दिया करता था। तो लाहौर पे अटैक करने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत पे अटैक कर रहे हो, तो दिल्ली सल्तनत का एम्परर तो इल्तुतमिश है, तो आप इल्तुतमिश को चैलेंज कर रहे हो। तो इल्तुतमिश को दूसरा चैलेंज नसीरुद्दीन कबाचा के रूप में मिलता था। तीसरा चैलेंज क्या था इल्तुतमिश के सामने? तो अली मर्दान नाम का आदमी था, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में अच्छे से कवर किया है। तो अली मर्दान जो है वो बंगाल और बिहार का इंचार्ज था, या कह लो कि इंडिपेंडेंट रूलर बन गया था। तो अली मर्दान ने अपने आप को बंगाल और बिहार वाले रीजन का इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के ठीक बाद। तो जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक था तब तक तो अली मर्दान कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में रहता था, उसके अंडर ही रहता था, लेकिन उसके डेथ के बाद उसने भी खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो ये भी तो एक चैलेंज हो गया इल्तुतमिश के लिए। चौथा चैलेंज और शायद सबसे बड़ा चैलेंज जो इल्तुतमिश ने अपने करियर में फेस किया वो था मंगोल इन्वेजन का। तो मंगोलिया और जो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां से जो मंगोल ट्राइब्स हैं वो बार बार इंडिया पे अटैक कर देते थे, और ये काफी ताकतवर और काफी ब्रूटल होते थे। तो इनसे जीतना उतना आसान नहीं होता था मंगोल्स से, इसलिए शायद इसको हम सबसे बड़ा खतरा मान सकते हैं। तो इसको भी सक्सेसफुली हैंडल किया इल्तुतमिश ने। तो इन्हीं चारों चैलेंजेस को ही संभालने में या इनसे निपटने में ही हम देखते हैं कि इल्तुतमिश का पूरा जीवन बीत गया। तो आइए हम पता करते हैं कि कैसे उसने एक एक करके इन सारे चैलेंजेस को फेस किया। तो सबसे पहला चैलेंज जो इसको मिला था, इसको दूसरे स्लेव ताजुद्दीन यलदौज से ही मिला था। तो आइए पता करते हैं कि उस चैलेंज को इसने कैसे फेस किया था। तो पहले तो जब यलदौज इसको, ये रहा गजनी, और ये इल्तुतमिश का कंट्रोल तो दिल्ली, लाहौर, इन एरियाज पे था। तो पहले तो इसने इग्नोर करना स्टार्ट किया यलदौज को। इसने सोचा कि मैं उससे लड़ नहीं पाऊंगा, अभी नया नया मैं राजा बनाऊं। तो कुछ टाइम तक तो इसने यलदौज को गिफ्ट्स वगैरह भिजवाए थे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जब इसने ताकत गेन की तो फिर इसने सोचा कि नहीं अब बहुत हो गया। इसी बीच क्या हुआ कि जो यलदौज था वो गजनी से अपना किंगडम चलाता था। तो इसको जो है अटैक किया था ख्वारिज्म के राजा ने। ख्वारिज्म यानी कि ईरान, पर्शिया। तो पर्शिया में एक डायनेस्टी थी, ख्वारिज्म डायनेस्टी। तो उन लोगों ने गजनी पे अटैक कर दिया। तो अब गजनी पे अटैक कर दिया तो ये तो भाग गया, इंडिया चलाया भाग के, या कह लो कि दिल्ली सल्तनत वाले एरिया में ये भागता भागता चला आया। तो अब ये दिल्ली सल्तनत में एंटर करता है तो इसकी टक्कर हो जाती है दूसरे स्लेव से। दूसरा स्लेव था कबाचा। तो कबाचा के हिस्से में मुल्तान और सिंध, ये वाला पार्ट था ना, मुल्तान सिंध। तो अब इसको गजनी से भागना पड़ा। तो गजनी से भाग के ये कबाचा से आके लड़ने लगता है, और जिस हिस्सों पे कबाचा का कंट्रोल था उसको ये खुद कंट्रोल में ले लेता है। तो कबाचा का हिस्सा तो कंट्रोल में लेता ही है, साथ ही साथ लाहौर और पंजाब को भी कंट्रोल या कैप्चर कर लेता है। अब लाहौर और पंजाब तो इल्तुतमिश की जिम्मेदारी है ना, दिल्ली सल्तनत के हिस्से है ना। तो अब तो इल्तुतमिश को लड़ना ही पड़ेगा। पहले तो वो अवॉइड कर रहा था, लेकिन अब अवॉइड नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तो ये उसकी जमीन ही कब्जे में लिए जा रहा है। तो इल्तुतमिश चैलेंज करता है यलदौज को कि बहुत हो गया, अब तुम कुछ भी कैप्चर नहीं कर सकते हो, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा।
तो इल्तुतमिश और यल्दौज ने जो लड़ाई लड़ी आमने सामने आके, तो वो भी तराइन में ही लड़ी। तो तराइन में हमने ऑलरेडी देखा है कि दो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक बैटल्स हो गए 1191 में और 1192 में, तो जो कि फर्स्ट बैटल और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कहलाए। तो ये दोनों बैटल्स मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ी थी। तो उसी जगह पे अब तीसरी लड़ाई होने जा रही है, लेकिन इस बार ना गोरी है ना पृथ्वीराज चौहान है। इस बार कौन है आमने सामने? एक तरफ तो इल्तुतमिश है और दूसरी तरफ ताजुद्दीन यल्दौज है। तो इस बैटल को नाम दिया गया थर्ड बैटल ऑफ तराइन। थर्ड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ और किन लोगों के बीच हुआ? तो 1215 एडी में हुआ। किन लोगों के बीच? तो इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के बीच। तो इसका नतीजा क्या निकला? यल्दौज को इल्तुतमिश ने हरा दिया और मार दिया। तो इल्तुतमिश ने जब यल्दौज को मार दिया तो जो पंजाब वाला एरिया इसने कैप्चर कर रखा था वो आजाद हो गया, वो फ्री हो गया, वो फिर से इल्तुतमिश के कब्जे में आ गया। तो यल्दौज ने तो कबाचा को भी मार के भगा दिया था ना, तो इल्तुतमिश कबाचा का क्या करेगा? तो कबाचा को उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें वापस कर देता हूं। तो यल्दौज ने उसका भी सब कुछ लूट लिया था, मुल्तान वगैरह लूट लिया था। तो मुल्तान पे रूल करने की परमिशन दे दी कबाचा को। पहले भी मुल्तान इसी के पास था। इल्तुतमिश ने कहा चलो ठीक है, जाओ तुम्हें माफ किया, तुम रूल करो अपना मुल्तान से, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो देख रहे हो, एक चैलेंज को फेस कर दिया उसने। 4 चैलेंजेस हैं इसके मेन। तो पहला चैलेंज हमने समझ लिया। जो दूसरा चैलेंज इसने फेस किया वो था मंगोल इन्वेजन। तो मंगोल इन्वेजन तो इल्तुतमिश ने अभी अपनी मतलब कि कंट्रोल भी नहीं कर पाया था वो बिल्कुल सही से अपने किंगडम पे, कि मंगोल इन्वेजन जो है वो स्टार्ट हो गए। उसको खबरें मिलनी स्टार्ट हो गई कि जो पंजाब वाला एरिया है वहां पे मंगोल्स अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। तो अब ये मंगोल कोई मामूली फोर्सेस नहीं थी कि जिनसे आप जाके लड़ लोगे। लोग काफी बारबेरिक थे, प्लस इनके पास काफी सुपीरियर क्वालिटी के घोड़े हुआ करते थे। जबकि इंडिया में जो घोड़े वगैरह मिलते थे वो काफी इंफीरियर, वो बैटल हार्डेंड घोड़े नहीं, इस तरह के घोड़े नहीं होते थे जिनसे कि आप बैटल जीत सको। तो इनसे सबको ही डर लगता था मंगोल्स से, कि मंगोल्स होते तो ब्रूटल, भले ही तुम उनको हरा दो लेकिन हारने से पहले वो 1,00,000-2 लाख लोगों को मार ही देते थे। तो हुआ यह था कि जो मंगोल्स का लीडर था, मंगोल का लीडर था वो था चंगेज खान। ये काफी क्रूअल, इसने कई लाख लोगों को मारा, पर्सनली उनकी गर्दन वगैरह ये काट दिया करता था। तो चंगेज खान ने अटैक कर दिया था ख्वारिज्म के राजा पे। तो ख्वारिज्म का राजा वही था जिसने थोड़े दिनों पहले ताजुद्दीन यल्दौज पे अटैक किया था। तो अब ख्वारिज्म के राजा पे उससे भी ताकतवर चंगेज खान ने अटैक कर दिया। तो अब ख्वारिज्म का राजा भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। तो राजा तो हार गया, लेकिन जो राजा का बेटा था उसका नाम था मंगबूरनी। तो ये कौन था? ख्वारिज्म का राजकुमार था, प्रिंस मंगबूरनी। तो ये भी भागता भागता पंजाब में आ गया। किससे भाग रहा था ये? चंगेज खान से। क्योंकि अगर चंगेज खान के हाथों ये पकड़ा जाता तो इसको पक्का चंगेज खान इसकी गर्दन काट देता। तो मंगबूरनी बच के भाग रहा था चंगेज खान से। बचता बचता वो पंजाब में एंटर कर जाता है। तो पंजाब में एंटर कर गया तो दिल्ली सल्तनत में एंटर कर गया ना, पंजाब दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है। तो चंगेज खान भी उसका पीछा करते करते इंडस वैली तक आ गया। इंडस वैली, तो इंडस वैली मतलब क्या? सिंध मुल्तान, ये वाला रीजन। तो ये इंडस वैली किसके हवाले है? तो ये कबाचा के हवाले है, कबाचा। तो वहां तक घुस गया चंगेज खान। तो जलालुद्दीन मंगबूरनी जो है, मंगबूरनी ये जो भागा भागा फिर रहा है, जो राजकुमार है मंगबूरनी, ये तो दिल्ली सल्तनत में घुस ही चुका है, पंजाब में घुस ही चुका है। तो उसने दिल्ली सल्तनत के एम्परर यानी सुल्तान यानी इल्तुतमिश से कहा कि मेरी जान बचाओ, मुझे छुपने की जगह दो। तो इल्तुतमिश समझता था कि अगर मैं इसको छुपने की जगह दूंगा तो ये चंगेज खान इसका पीछा करते करते मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए इल्तुतमिश नहीं चाहता था कि वो चंगेज खान से किसी भी तरह का कोई पंगा ले। तो अगर आप मंगबूरनी की मदद करोगे तो आपका पंगा हो जाएगा चंगेज खान से। इसलिए इसने काफी स्मार्ट खेला इल्तुतमिश ने, क्योंकि इल्तुतमिश को पता था कि चंगेज खान मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, उसको मैं तो नहीं हरा पाऊंगा। तो इल्तुतमिश ने
पोलाइटली मना कर दिया। ख्वारिज्म का जो राजकुमार था उसको मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी टेरिटरी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं आपको छुपने की जगह दे सकूं, और यहाँ का वेदर भी ठीक नहीं। उसने उसको मैसेज भिजवाया कि यहाँ जो मौसम है वो आपके लायक नहीं, आप बीमार पड़ जाओगे, तो आप मत आओ, आप निकल जाओ दिल्ली सल्तनत से। ऐसा ही इसने मैसेज भिजवाया। तो जो मंगबुर्नी है उसको काफी बुरा लगा, लेकिन वो कर क्या सकता है। तो पंजाब से निकल के वो मुल्तान चला गया। मुल्तान इसलिए चला गया क्योंकि पंजाब में चंगेज खान जो है पंजाब की तरफ बढ़ चुका था। तो अब चंगेज खान जो है उसको अब इंडिया में आने की कोई वजह नहीं है, उसका दुश्मन तो अब निकल गया है दिल्ली सल्तनत से। तो इल्तुतमिश ने अपने स्मार्टनेस से, अपनी पॉलिटिकल एक्यूमेन से इंडिया में होने वाले एक बहुत बड़े अटैक को टाल दिया। यानी अगर चंगेज खान इंडिया में अटैक करता तो 1 लाख से ऊपर इंडियंस को ये मारता, जरूर मारता। बाकी जगहों पे भी इसने मारा था। तो इसलिए इंडिया को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो अब अपने मंगबुर्नी का क्या हुआ। ये तो डर के भाग रहा है चंगेज खान से, तो अब ये मुल्तान की तरफ बढ़ गया था। पंजाब से भाग के मुल्तान चला गया था। और मुल्तान किसके कंट्रोल में था, एक स्लेव था ना, कबाचा के कंट्रोल में था मुल्तान। तो अब मंगबुर्नी जो है मुल्तान को अपने कब्जे में कर लेता है और कबाचा को जो है लात मार के हटा देता है। तो कबाचा की बहुत बड़ी टेरिटरीज पे मंगबुर्नी का कब्जा हो जाता है। अब ध्यान से सोचो, ये कबाचा कौन है। कबाचा और इल्तुतमिश तो रिश्तेदार है ना, दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद हैं। तो इल्तुतमिश को कबाचा की मदद करनी चाहिए, लेकिन इल्तुतमिश ने कबाचा की मदद नहीं की, क्योंकि अगर वो कबाचा की मदद करने जाता तो फिर उसकी दुश्मनी हो जाती मंगबुर्नी से। मंगबुर्नी चंगेज खान, तो वो काफी सारी चीजों में उलझ जाता। तो इसने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि मैं इन लोगों पे ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं बस अपने दिल्ली सल्तनत को संभालूंगा, क्योंकि इनसे टकराने जाऊंगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, चंगेज खान से भी मेरी दुश्मनी हो सकती है। तो फाइनली ये सब जो प्रॉब्लम है अपने आप ही खत्म हो गई, क्योंकि ये जो राजकुमार मंगबुर्नी था, ये जो कि दौड़ा दौड़ा फिर रहा था, चंगेज खान से जान बचाने के लिए दौड़ रहा था यहां से वहां, फाइनली ये 1224 में मुल्तान छोड़ के अपने घर चला गया, ईरान वापस लौट जाता है। तो अब तो वहां पे सब कुछ प्रॉब्लम्स की सॉल्व हो गई। तो अब जो मंगोल्स हैं उनका इंडिया में अटैक करने का तो कोई वजह है नहीं ना, जिसके पीछे पीछे वो आए थे अटैक करने, अब वही जो है इंडिया से लौट गया। तो इल्तुतमिश ने इस प्रॉब्लम को भी सक्सेसफुली डील कर लिया। कैसे डील किया, उसने पहले ही फैसला किया था कि मैं इन लोगों की पॉलिटिक्स में पढ़ूंगा ही नहीं। तो 2 चैलेंजेस हमने देखा कि डील कर लिया। जो तीसरा चैलेंज था वो खुद कबाचा से ही था। इसको कबाचा जो कि मुल्तान सिंध का रूलर था। तो जो मंगबुर्नी ने मुल्तान वगैरह जीत लिए थे और जो चंगेज खान जो सिंध में घूम रहा था, इन सब का नतीजा ये हुआ कि जो कबाचा था वो तो पहले से ही काफी वीक रूलर था, लेकिन इन सब की वजह से उसकी पकड़ जो है किंगडम पे और ढीली हो गई। तो इल्तुतमिश ने सोचा कि यही सही मौका है, मैं हमेशा के लिए कबाचा वाली प्रॉब्लम को खत्म ही कर देता हूं। ठीक है, ये राजा बना रहेगा। तो क्योंकि कबाचा भी तो लाहौर और पंजाब पे अटैक कर दिया करता था ना कभी कभी, तो इसने सोचा कि अब सही मौका है, अब इसको रास्ते से हटा ही देता हूं। तो 1228 में इल्तुतमिश जो है इंडस वैली में एंटर कर देता है। इंडस वैली यानी वही मुल्तान सिंध वाला एरिया, और कबाचा को जो है इंडस वैली के किनारे उससे लड़ाई लड़ता है ये। तो कबाचा हार जाता है, और तो हार गया तो वो क्या करेगा, तो हार गया, ह्यूमिलिएटेड है वो, तो वो इंडस नदी में कूद के अपनी जान दे देता है कबाचा, नसीरुद्दीन कबाचा। तो इस तरह आप देख रहे हो कि सारे प्रॉब्लम एक एक करके इल्तुतमिश के दूर होते चले जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसकी चौथी प्रॉब्लम की। तो चौथी प्रॉब्लम इसको बंगाल के पॉलिटिक्स से हो रही थी, क्योंकि जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक था तब तक तो जो भी बंगाल और बिहार का गवर्नर था वो दिल्ली सल्तनत को ही अपना मालिक मानता था, गिफ्ट्स वगैरह भिजवाता था। तो सबसे पहले इस पे कब्जा किया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी, ये सब हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। तो बख्तियार खिलजी को मारा था अली मर्दान ने। तो अली मर्दान ने जब बख्तियार खिलजी को मार दिया था, एक्चुअली बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों गोरी की सेना में साथ में काम करते थे। तो ऐबक जो है बख्तियार खिलजी से मिलता रहता था, जानता था, एक दूसरे को जानते थे दोनों। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल बिहार पे कब्जा किया था।
तो बख्तियार खिलजी को मार दिया था अली मर्दान ने, लेकिन उसके बाद भी अली मर्दान कुतुबुद्दीन ऐबक को ही अपना मालिक समझता था। उससे कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने जाके वो सरेंडर कर दिया करता था और गिफ्ट्स वगैरह भिजवाता था, ठीक है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद अली मर्दान ने खुद को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि ये जो अली मर्दान है, अली मर्दान की खुद किसी ने मार दिया 1212 में। तो यही इन सब की आपस में ही लड़ाइयां चलती थी। अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी को मारा, बख्तियार खिलजी को मारने के कुछ ही सालों के बाद, 5-6 सालों के बाद इसको मार दिया इवाज खिलजी ने। तो इवाज खिलजी जो है अब बंगाल और बिहार का राजा बन गया था। तो राजा बनते ही उसने खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया, उसने अपना नाम चेंज करके सुल्तान गयासुद्दीन रख लिया। तो ये दिल्ली सल्तनत में जब इतना बड़ा सुल्तान है ही, तो वो बंगाल के सुल्तान को बर्दाश्त तो नहीं करेगा। वो सोचेगा कि जब मैं सुल्तान हूं तो तुम्हें तो मेरे अंडर रहना चाहिए। ये पूरी टेरिटरी दिल्ली सल्तनत थी, तो बंगाल भी तो दिल्ली सल्तनत ही था। तो अचानक से ये सुल्तान कहां से पैदा हो गया? तो ये प्रॉब्लम हो गई इल्तुतमिश के लिए। तो इसने ना सिर्फ अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया, बल्कि सुल्तान डिक्लेयर करने के साथ दिल्ली से अपने सारे कनेक्शन भी तोड़ दिए। ना तो ये गिफ्ट्स भिजवाता था, ना तो टैक्स वगैरह भिजवाता था, किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन इसने दिल्ली से तोड़ दिया, बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक। डिक्लेयर तो इंडिपेंडेंट अली मर्दान ने भी किया था, लेकिन अली मर्दान को टैकल करने का टाइम नहीं मिला इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश यलदौज से लड़ रहा था, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स संभाल रहा था। उसके पास बंगाल जाने का टाइम नहीं था, क्योंकि अगर वो बंगाल जाता, देखो बंगाल को उसने सबसे लास्ट में क्यों डील किया, क्योंकि अगर वो बंगाल की तरफ बढ़ जाता ना, तो ये सारा एरिया कोई और आके कैप्चर कर लेता। तो इसीलिए बंगाल को उसने सोचा था कि मैं सबसे लास्ट में ही हैंडल करूंगा बंगाल की प्रॉब्लम। तो इल्तुतमिश को जब बाकी सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया, तो इसने सोचा कि चलो बंगाल वाली प्रॉब्लम को हमेशा के लिए निपटाता हूं। तो इसने अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद, तो ये बड़ा बेटा था नसीरुद्दीन महमूद, तो इल्तुतमिश अपने इस बड़े बेटे को ही प्रिपेयर कर रहा था कि मेरे बाद तुम ही एम्परर बनोगे, तुम ही दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनोगे। तो एम्परर बनने से पहले कुछ एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना लड़ाई वड़ाई लड़ने का। तो इसने अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद को भेजा कि जाओ ये पागल बंगाल का जो सुल्तान है इसको हराओ और बंगाल को फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाओ, ठीक। तो इसका जो बेटा है वो जाता है और वो गयासुद्दीन जो सुल्तान है उसको मार देता है, यानी बेटा सक्सेसफुल हो गया, इल्तुतमिश का बेटा सक्सेसफुल हो गया, वो बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को मार देता है, ठीक है। अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन देखो ये जो इल्तुतमिश का बेटा है नसीरुद्दीन महमूद, ये बंगाल में ही रहने लगा, क्योंकि सुल्तान मर गया तो बंगाल का गवर्नर बन गया ये। तो वहीं रहते रहते इसकी डेथ हो जाती है 1229 में। तो अब देखो इल्तुतमिश का क्या है, इल्तुतमिश अपने बेटे महमूद को तैयार कर रहा था कि मेरे बाद तुम ही सुल्तान बनोगे, लेकिन अचानक से उसका बेटा मर गया। तो बेटा बंगाल का गवर्नर था, तो बेटा मर गया तो बंगाल में फिर से रिवोल्ट हो गया, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले, कुछ ही साल पहले, 1.5-2 साल पहले ही बंगाल पे किसी तरह कंट्रोल किया था दिल्ली सल्तनत वालों ने। तो अब तो गवर्नर मर गया तो फिर से बंगाल में रिवोल्ट हो गया। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस एम्परर के सामने 2 बार रिवोल्ट हुए बंगाल में? तो 2 बार रिवोल्ट हुए इल्तुतमिश के सामने। एक बार तो गयासुद्दीन ने ही इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया खुद को, और दूसरी बार उसके बेटे इल्तुतमिश के बेटे के मरने के बाद। तो इल्तुतमिश का जो बेटा मर गया तो इसके बाद इल्तुतमिश काफी बीमार रहने लगा, काफी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो गया, क्योंकि वो अपने इस बेटे से बहुत प्यार करता था और इसी को वो प्रिपेयर कर रहा था कि मेरे बाद ये सुल्तान बनेगा। तो वही बेटा मर गया, और इल्तुतमिश को पता था कि मेरे जो बाकी बेटे हैं उनमें से किसी में इतनी अकल नहीं है, किसी में इतनी पॉलिटिकल समझ नहीं है कि उनको सुल्तान बनाया जा सके, ठीक है। तो अब जो है इल्तुतमिश ने सारे चैलेंजेस को निपटा लिया, बंगाल को भी जैसे तैसे उसने कंट्रोल में कर ही लिया। तो अब इल्तुतमिश एक काफी स्ट्रांग बड़ा राजा बन गया। तो इल्तुतमिश जो है खलीफा, जो बगदाद है, बगदाद यानी इराक में मुस्लिम लीडर बैठते थे, जो मुस्लिम के सबसे बड़े राजा, पूरे दुनिया के मुस्लिमों के राजा, उनको बोलते थे खलीफा। उस पोजीशन को बोला जाता था खलीफा।
तो खलीफा के पास मैसेज भिजवाया इल्तुतमिश ने कि देखो मैंने इंडिया में इतना बड़ा किंगडम स्टैब्लिश कर दिया है, तो आप मुझे रिकॉग्नाइज करो, आप, क्योंकि मैं भी मुस्लिम हूं और आप तो सारे मुस्लिमों के मालिक हैं, आप तो खलीफा हैं, जितने भी मुस्लिम राजा हैं पूरे दुनिया में आप उन राजाओं के भी राजा हैं। तो इल्तुतमिश ने खलीफा के पास मैसेज भिजवाया कि आप मुझे डिक्लेयर तो कर दो ना कि मैं एम्परर हूं इंडिया का, तभी तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में मेरी इज्जत बढ़ेगी, लोग मुझे जानेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इल्तुतमिश के लाइफ का और इंडियन हिस्ट्री के लाइफ का। ये पहला एम्परर है जिसको खलीफा ने सर्टिफाई किया। खलीफा का इंडिया से क्या लेना देना, लेकिन खलीफा ने सर्टिफाई किया कि हाँ भाई ये मुस्लिमों का बहुत बड़ा मिलिट्री कमांडर है और ये इंडिया का एम्परर मैं इसको डिक्लेयर करता हूं। ठीक है, तो खलीफा ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अपने एम्बेसडर्स भेजे थे, ये सारे खलीफा ने भेजे थे, गिफ्ट्स वगैरह लेके ये लोग और चिट्ठी वगैरह लेके ये लोग इल्तुतमिश के पास आए थे। ठीक, तो ये काम कब हुआ? 1229 एडी में हुआ। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिट्यूर। इन्वेस्टिट्यूर का मतलब होता है एक ऐसी सेरेमनी जिसमें आपको प्रमोशन दिया जा रहा हो, यानी आपको बड़े पोजीशन पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा हो। तो इससे क्या हुआ कि जब खलीफा ने ही इल्तुतमिश को इतनी इज्जत दे दी, उसको एम्परर एक्सेप्ट कर लिया, तो इल्तुतमिश का पूरा कंट्रोल हो गया दिल्ली सल्तनत पे। तो इल्तुतमिश अब कह सकता था ना कि खलीफा ने मुझे एम्परर माना है, तो अगर मेरे बाद मेरी ही फैमिली को हक मिलना चाहिए रूल करने का। तो इस तरह से देखो तो हेरिडिटरी बनती चली गई। तो इल्तुतमिश को मौका मिल गया कि जो पूरा कंट्रोल है उसकी फैमिली तक ही सीमित रहे, क्योंकि खलीफा ने जो चिट्ठी भेजी वो तो इल्तुतमिश और उसकी फैमिली को रूल करने का हक देके भेजा ना। तो इसके बाद आप देखोगे कि फैमिली बिजनेस स्टार्ट हो गया कि बाप मरेगा तो बेटा बनेगा, बेटा मरेगा तो बेटे का बेटा बनेगा। तो इल्तुतमिश के बारे में कुछ और फेमस चीजें जो हमको पता होनी चाहिए, उनमें से एक है कि करेंसी रिफॉर्म। इल्तुतमिश, देखो इल्तुतमिश के पहले कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी कोई भी कॉइन्स इशू नहीं किया, कोई सिक्का इशू ही नहीं किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो पहला जो सिक्का इशू करने का मौका मिला, इस्लामिक सिक्के हैं ये, क्योंकि ये लोग पहली इस्लामिक डायनेस्टी है। ये आप सिक्कों पे देख रहे हो ना, ये अरेबियन, अरबी भाषा में लिखा हुआ है। तो इल्तुतमिश ने को पहली बार मौका मिल रहा है कि वो सिक्का इशू करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके सिक्कों के बारे में हम जाने, करेंसी रिफॉर्म्स। तो इसने बेसिकली 2 सिक्के जारी किए, 2 सिक्के। एक जो है वो कॉपर का बना होता था, जीतल बोलते थे उसको, ये कॉपर का बना हुआ जीतल है। और एक होता था सिल्वर का बना हुआ टाका, सिल्वर का टाका। आज भी बांग्लादेश की करेंसी टाका ही है, टका बोलते हैं ना, वो यहीं से ये सारी कहानी स्टार्ट हुई, टका बन गया टाका, बन गया टाका। तो आप ये याद रखोगे कौन सा किस मेटल से, और ये तो आपको याद रखना ही है कि ये इल्तुतमिश ने करेंसी रिफॉर्म स्टार्ट किया। ठीक है, टाका और जीतल। टाका यानी सिल्वर, जीतल यानी कॉपर, यह है जीतल, यह है टाका। तो इस तरह से जो पहली प्योर अरेबिक क्वाइन है, अरेबिक यानी अरबी लैंग्वेज में लिखी हुई क्वाइन है, तो ये कौन इशू करेगा? इल्तुतमिश, क्योंकि इसके पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मौका मिला लेकिन उसने इशू किया ही नहीं क्वाइंस। ठीक, अब इल्तुतमिश के अंडर जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुए वो भी हम देख लें, क्योंकि इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली से अपना राज चलाता था, इसकी कैपिटल दिल्ली थी, तो इसने दिल्ली को काफी खूबसूरत बनाया, काफी सारी बिल्डिंग्स बनाई। तो एक चीज आप जान लो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन मीनार बनाना तो स्टार्ट किया था, लेकिन कंप्लीट करने से पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। तो उसका दामाद है ना इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया। और ये कुतुब मीनार किसके नाम पे बनाई गई है? तो सूफी सेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसी कुतुबुद्दीन से लिया गया है ये नाम कुतुब। ये मत समझना कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक वाला कुतुब है, नहीं, ये सूफी सेंट वाला कुतुब है। ठीक, और इसने क्या क्या बनवाई? हौजे शमसी नाम का तालाब बनवाया, गंधक की बावली, गंधक का मतलब होता है सल्फर, तो यहाँ पानी में सल्फर मिला हुआ है, तो सल्फर मिला होता है तो पानी थोड़ा उसका टेम्परेचर गर्म रहता है, तो ठंड के दिनों में लोग नहाना पसंद करते थे गंधक की बावली में। सुल्तानगढ़ी बनवाई इसने अपने बेटे के याद में। तो ये सारी चीजें, तो हौजे शमसी क्या है? तो एक तालाब है।
तो कुतुब मीनार के ही पास बनाया गया एक तालाब है हौजे शमसी। गंधक की बावली भी इसने जो बनवाई वो इसी सूफी सेंट के याद में बनवाई, तो वो सूफी सेंट यहाँ पे नहाते वगैरह होंगे, तो ये सारी चीजें ये डिवोट करता था। अब एक और चीज जो इसके बारे में हमको जाननी है वो है इल्तुतमिश की इक्तादारी सिस्टम। इक्तादारी सिस्टम देखो, जो मोहम्मद गोरी था वो अफगानिस्तान से उसने आके इंडिया में काफी लैंड्स वगैरह पे कब्जा कर लिया था। तो जो जमीन इसने कब्जा कर लिया था वो अकेले तो किया नहीं था, इसने काफी सारे मिलिट्री जनरल्स की मदद भी ली थी। तो एक सिस्टम डेवलप किया था इन लोगों ने। तो सिस्टम डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो जाता तो मोहम्मद गोरी को है, लेकिन इसको पहली बार इंप्लीमेंट किया तो इल्तुतमिश ने किया। तो कभी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्तेदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, तो हमको इल्तुतमिश ही बोलना होता है। जो बिल्कुल फॉर्मल तरीके से किया वो इल्तुतमिश ने किया। इसका प्रोटोटाइप या इसका कॉन्सेप्ट मोहम्मद गोरी बना के गया था। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आप किसी को नौकरी पे रखते हो तो आप उसको सैलरी देते हो ना, लेकिन यहां नौकरी क्या होती है, ये लोग तो लड़ते रहते हैं, कभी यहां लड़ते हैं कभी वहां लड़ते हैं, तो ये तो सारे मिलिट्री सेटअप है। तो यहाँ पे सैलरी देने के बजाय जो भी टेरिटरीज जीतता था मोहम्मद गोरी वो अपने स्लेव्स को दे देता था। सैलरी देने के बजाय कहता था कि तुम ये जमीन संभालो, टैक्स वैक्स कलेक्ट करो यहां से, तो तुम्हें अपना खर्चा पानी भी मिल जाएगा, बाकी बचे हुए पैसे जो है तुम एक जगह ट्रेजरी में, रॉयल ट्रेजरी में जमा कर दिया करना। तो यही इक्तेदारी सिस्टम है कि हम आपको सैलरी नहीं देंगे, बदले में आपको जमीन दे देगा। जो भी राजा होगा वो आपको जमीन दे देगा, आप उसी जमीन को अपना मानो, जमींदारी करो, वहां पे टैक्स कलेक्ट करो, थोड़ा अपने पास रखो और बाकी जो है राजा के पास जमा कर दो। तो इक्ता क्या है, तो इक्ता जमीन का एक टुकड़ा हुआ करता है। जमीन का टुकड़ा मतलब छोटा टुकड़ा नहीं, बड़े बड़े शहर, पूरे के पूरे शहर इक्ता के रूप में दे दिए जाते थे। तो एक टुकड़ा है जमीन का जो कि काफी बड़ा होगा, शहर के लेवल का उतना बड़ा होगा, तो वो दे दिया जाता था मिलिट्री जनरल्स के कंट्रोल में सैलरी देने के बजाय। ठीक, तो जो पूरी जो दिल्ली सल्तनत इन लोगों ने बसा रखी थी, तो पूरे दिल्ली सल्तनत को इन्होंने इक्ता में ही तोड़ रखा था, इक्ता वाले सिस्टम में। जैसे आज हम अपना देखें ध्यान से तो आज पूरे इंडिया में हमने कई यूनिट्स बना रखी हैं, स्टेट्स है, फिर स्टेट्स को हमने डिस्ट्रिक्ट में तोड़ रखा है, फिर डिस्ट्रिक्ट को जो है हमने म्युनिसिपैलिटी वगैरह में तोड़ रखे हैं। तो उसी तरह इक्ता हुआ करता था कि पूरे सल्तनत को हम छोटे छोटे इक्ता में बांट दें, हर इक्ता में एक इंचार्ज बना दें और उसका नाम रख देता था ये लोग इक्तादार। इक्तादार यानी कि उस छोटे से हिस्से का इंचार्ज। ठीक, तो इस तरह क्या हो जाता है कि एक छोटे छोटे यूनिट पे जो है हर जगह तो राजा जो है, जो सुल्तान है, वो हर जगह तो रह नहीं सकता, हर जगह ध्यान दे नहीं सकता है। तो अब ये इक्तेदारों की जिम्मेदारी है ना कि अपने हिस्से को तुम ध्यान से गवर्न करो, जो पैसा मिले कलेक्ट करो। तो एक तरह से एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी रूल करने की, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जो है गवर्नमेंट सेटअप में एकोमोडेट कर सकते हो। तो ये जो इक्ता दिए जाते थे ये बड़े बड़े पोस्ट वालों को दिए जाते थे, जो ऑफिसर्स होते थे, जो बड़े मिलिट्री जनरल्स होते थे, उनको इसी तरीके से सैलरी देने के बजाय दे दिया जाता था। अब एक चीज आपको समझनी है, ये पूरा का पूरा टेबल आपको याद रखना है बच्चों। तो इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब तो है नहीं, तो आप ये वीडियो पॉज करके ये सब देख लेना, मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, जैसे आज की हमारी सरकार है, भारत सरकार है, उसमें सबसे ऊपर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं कई सारे मिनिस्टर। एक होता है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एक होता है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, एक रेलवे मिनिस्टर होते हैं। तो वैसे ही उस टाइम का भी सेटअप था। तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस टाइम का, ठीक है, और काफी सिस्टमैटिक था, मतलब सब कुछ फिक्स्ड था। जैसे आज हमारे लिए फिक्स्ड है ना कि कोई ना कोई पीएम बनेगा ही, कोई ना कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनेगा ही, वैसे ही उस टाइम का सेटअप था कि सबसे ऊपर जो मोस्ट पावरफुल इंसान है वो तो खैर सुल्तान ही है, और सुल्तान के अंडर कई मिनिस्टर्स होते थे। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखा है। ये कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे दीवाने रिसालत, तो दीवाने रिसालत का क्या मतलब होता था, तो फॉरेन अफेयर कंट्रोल करने वाला मिनिस्टर।
दीवाने अरिज कौन होता था? तो दीवाने अरिज होता था जो मिलिट्री डिपार्टमेंट संभालता था। तो इस तरह ही आप इसको जो है इसको पॉज करके पढ़ लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो है वो है सुल्तान। सुल्तान के बाद जो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट होता था वो होता था नायब। नायब तो लगभग ये सुल्तान के बराबर की ही पोस्ट होती थी, लेकिन ऑब्वियसली सुल्तान तो नहीं था ना। और थर्ड नंबर पे आता था प्राइम मिनिस्टर। तो ये वीडियो आप पॉज करके बच्चों पढ़ लोगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके बारे में बार बार पूछा गया है, तो वो दीवाने रिसालत एक क्वेश्चन में आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को ही दीवाने रिसालत बोलते थे। वैसे दीवाने इंशा, तो दीवाने इंशा कौन? जो कि एक राजा दूसरे राजा को चिट्ठी वगैरह लिखेगा या एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ पूछेगा, जो चिट्ठियां वगैरह इशू होती थी राजा के दरबार से, वही काम था दीवाने इंशा का। तो ये पॉज करके आपको देख ले। तो आइए इल्तुतमिश के डेथ के बारे में भी जान ले। तो इल्तुतमिश की डेथ हुई 1236 एडी में, ठीक है, मतलब नेचुरल रीजन से वो काफी बूढ़ा भी हो ही गया था। और इसकी जो डेड बॉडी दफनाई गई वो कुतुब कॉम्प्लेक्स, तो कुतुब कॉम्प्लेक्स किसने बसाया था ये तो आप जानती हो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाया था। और कुतुब मीनार जो है वो इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर बना हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हो कि मेहरौली में है इसका टूम, इसका मकबरा मेहरौली में आज देखने को मिल सकता है आपको। तो इल्तुतमिश का जो बड़ा बेटा था नसीरुद्दीन महमूद, उसकी डेथ तो पहले ही हो गई थी। आपको याद होगा कि इसने अपने बड़े बेटे को बंगाल में भेजा था, बंगाल में रिबेलियन को कुचलने के लिए भेजा था। तो वहीं पे नसीरुद्दीन महमूद की 1229 में ही डेथ हो गई थी। तो ये तो अपने बड़े बेटे को ही पाल पोस के बड़ा कर रहा था ना, ये चाहता था कि मेरे बाद जो है यही वाला बेटा नसीरुद्दीन महमूद ही उसकी जगह ले, लेकिन इसकी डेथ हो गई। तो इसकी डेथ होने के बाद से ही इल्तुतमिश जो है काफी बीमार रहने लगा था। तो इल्तुतमिश ये भी जानता था कि इसके जो बाकी बेटे हैं, एक बेटा तो मर गया, जो बाकी बेटे हैं वो बिल्कुल निकम्मे हैं, वो इस लायक नहीं है कि उनको सुल्तान बनाया जा सके। लेकिन इल्तुतमिश की एक बेटी थी जो कि काफी कैपेबल थी, इल्तुतमिश काफी पसंद करता था उस बेटी को, उसका नाम था रजिया सुल्ताना। तो इल्तुतमिश के दिल में ये इच्छा थी कि मेरे बेटे तो निकम्मे हैं लेकिन मेरी ये बेटी काफी टैलेंटेड है, काफी कैपेबल है। तो रजिया सुल्ताना को ही उसने ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी। इल्तुतमिश ने अपने पास ही रखता था, अपने पास ही बिठाना स्टार्ट कर दिया। राजा होता है ना, तो राजा का दरबार होता है, तो उस दरबार में ही अपनी बेटी को वो बिठाना स्टार्ट कर दिया था इल्तुतमिश ने। लेकिन जो बाकी सारे नोबेल्स थे, जो दरबारी थे, वो इस चीज से खुश नहीं थे। उनको लगता था कि जब आपके इतने सारे बेटे हैं, जीवित हैं, एक बेटा मर गया है ना, बाकी बेटे तो हैं, तो बेटों के जीवित रहते रहते आप एक बेटी को क्यों सुल्तान बनाना चाहते हैं? तो फीमेल का सुल्तान बनना उस वक्त अच्छा नहीं माना जाता था, एक इंसल्ट माना जाता था कि इतने सारे मर्दों के रहते हुए आपने एक औरत को सुल्तान बना दिया, तो बाकी सारे मर्द किसी काम के नहीं है क्या? तो इसी तरह की फीलिंग थी। तो इसलिए रजिया सुल्ताना को चाहता तो था इल्तुतमिश कि मेरे बाद वो बने, लेकिन वो बन नहीं पाई। तो 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो गई। बनना तो रजिया सुल्ताना को चाहिए, लेकिन बना कौन? जो इल्तुतमिश का जो एक बेटा जीवित रह गया था, बड़ा बेटा तो मर गया था, जो बाकी बेटे जिंदा थे उनमें से सबसे बड़ा बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज। तो रुकनुद्दीन फिरोज को ही इनके जो नोबेल्स वगैरह थे उन्होंने राजा बना दिया कि नहीं, हमको औरत को सुल्तान नहीं बनाना है, हम रुकनुद्दीन फिरोज को ही बनाएंगे। तो रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो चौथा सुल्तान बन गया ना। पहला सुल्तान, कहानी स्टार्ट हुई कुतुबुद्दीन ऐबक से, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह। तो आराम शाह कुछ ही महीनों में गद्दी से हट गया था। उसके बाद इल्तुतमिश आ गया था, और अब इल्तुतमिश के बाद उसका अपना बेटा रुकनुद्दीन फिरोज। होना यहाँ पे रजिया सुल्ताना का नाम चाहिए, लेकिन नाम आ रहा है किसका? रुकनुद्दीन फिरोज का। तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो फोर्थ एम्परर बन गया। तो फिरोज जो है एम्परर तो बन गया, लेकिन इल्तुतमिश भी जानता था कि इन लोगों में कुछ भी जान नहीं है, ये लोग इस लायक नहीं है। बात सच भी थी। तो रुकनुद्दीन फिरोज बस नाम का ही एम्परर था, उसने सारी ताकत अपने मदर के हाथ में छोड़ दी, अपने माँ के हाथ में। तो माँ शाह तरकन जो है इल्तुतमिश की फेवरेट वाइफ थी। इल्तुतमिश काफी पसंद करता था शाह तरकन को।
तो अपनी मदर के ही हाथ में उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो शाह तर्कन जो है वो एक विकेड लेडी थी, दिमाग से बहुत ही क्रूर, बहुत ही दुष्ट किस्म की औरत थी। तो इसको पता था कि कहीं मेरे बेटे को कोई गद्दी से हटा ना दे, कहीं मुझे और मेरे बेटे को कोई मार ना दे। तो जितने भी कैपेबल मिलिट्री ऑफिसर्स थे उन सबको एक एक करके इसने जेल में डालना स्टार्ट कर दिया, कुछ को मरवा भी दिया शाह तर्कन ने। तो इस तरह क्या हुआ, जो बाकी ऑफिसर्स थे उनको खतरा महसूस होने लगा कि आज इसको जेल में डाला है, कल को हमें भी जेल में डाल सकती है यह औरत। तो शाह तर्कन और उसका बेटा फिरोज, फिरोज तो एम्परर है, उन दोनों से परेशान हो गए सारे जो बाकी बचे हुए नॉवेल से, और फाइनली उन्होंने इनको गद्दी से हटा दिया। तो 6-7 महीने तक ही रूल कर पाया रुकनुद्दीन फिरोज। तो उसके बाद सबने मिलके, नॉवेल्स वगैरह ने मिलके मदद की रजिया सुल्ताना की, क्योंकि रजिया सुल्ताना भी एम्परर बनना चाहती थी ना, फादर ने कहा था कि मेरे बाद तुम ही बनोगी। तो रजिया सुल्ताना ने मदद ली, मदद मांगी बाकी सारे नोबेल से कि आप क्यों इन माँ बेटों की गुलामी करते हो। तो फाइनली 1236 एडी में इस माँ बेटे को गद्दी से हटा दिया गया और रजिया सुल्ताना को नेक्स्ट एम्परर बना दिया गया।